हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वेरिकोसील के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि वेरिकोसील किस एज ग्रुप के लोगों में मिलता है। वेरिकोसील जो बीमारी है ये जनरली एडोलसेंट एज ग्रुप में शुरू होती है और अडल्टहुड तक रहती है एंड करीब करीब 15 से 20% मेल्स इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। बट ऐसा नहीं होता कि भाई सभी लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता कि उनको वेरिकोसील है। ये वह पेशेंट होते हैं जिनको एसिम्प्टोमेटिक वेरिकोसील है, यानी ग्रेड 1 ग्रेड 2 वेरिकोसील है, जिससे इनकी डे टू डे की जो लाइफ है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। फिर जानते हैं कि वेरिकोसील से होने वाली समस्याएं क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और कैसे जाने कि आपको वेरिकोसील है। तो सबसे पहले सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। वेरिकोसील के अंदर जिस तरफ के हमें वेरिकोसील होता है उस तरफ हमें टेस्टिस के ऊपर एक सूजन नजर आती है एंड इस सूजन की वजह से हमें एक भारीपन लगता है। दूसरा एक हमें डल एकिंग पेन होगा। जब भी हम स्टर्नस एक्सरसाइज करेंगे, लंबे समय तक खड़े रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि ड्रैगिंग पेन हो रहा है, भारीपन है। और वो डल एकिंग पेन की जो इंटेंसिटी होती है, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। तीसरा, बैग ऑफ वर्म्स की फीलिंग आना। बैग ऑफ वर्म्स की फीलिंग होने का मतलब ये नहीं है कि आपके जो अंडकोश है उसके ऊपर कीड़े हैं या कोई बैक्टीरिया है। इसमें क्या होता है कि क्योंकि फ्लो हमारा रुका हुआ है या स्लो हो गया है इन वीनस चैनल्स में, तो हमें एक फीलिंग आती है कि भाई धीरे धीरे फ्लो होने की वजह से ऐसे लगता है कि टिंगलिंग सेंसेशन है। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज धीरे धीरे रेंग रही है वहां पे, विच इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी वर्म्स और बैक्टीरिया, इट इज बिकॉज ऑफ द स्लो फ्लो इन दीज वीनस चैनल्स। चौथा, इनफर्टिलिटी। आपको ये जान के हैरानी भी होगी कि 10 में से करीब करीब 4 लोग जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी से पीड़ित है उनका कारण वेरिकोसील होता है। इनफैक्ट मेल इनफर्टिलिटी का मेन कारण वेरिकोसील है, जो कि एक ट्रीटेबल कॉज है। एंड बिकॉज अवेयरनेस नहीं है इस बीमारी के बारे में, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि उनको वेरिकोसील है। इसीलिए हम इस तरीके के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं जिससे अवेयरनेस बढ़े और हम इसके ट्रीटमेंट तक पहुंच पाए, दे पाए ट्रीटमेंट। फिर लंबे समय तक अगर हम वेरिकोसील से पीड़ित हैं तो ओवर दी टाइम क्या होगा कि हमारे टेस्टोस्टेरोन, जो वो टेस्टिस है उससे टेस्टोस्टेरोन निकलना बंद हो जाएगा एंड उसका साइज छोटा होगा। तो 5वें सिम्टम में आप ये मान के चलें कि हो सकता है कि आपकी एक तरफ का अंडकोश बड़ा नजर आए और दूसरी तरफ का अंडकोश छोटा हो गया हो। जो पीड़ित तरफ है उसमें अंडकोश हमें छोटा दिखाई दे। फिर जब अंडकोश हमारा छोटा हो जाता है, टेस्टिस हमारी छोटी हो जाती है, तो धीरे धीरे करके हमारा टेस्टोस्टेरोन, सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम हो जाता है और सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वो भी नजर आने लगते हैं। फिर लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होने की वजह से प्रॉब्लम होना, जैसे कि सेक्सुअल एक्टिविटीज में दिक्कत, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें संतोषजनक इरेक्शन बनाए रखने में या प्राप्त करने में दिक्कत होती है। लो लिबिडो होना, यानी आपका सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होने का ही मन नहीं करता है। काम में फर्क आने लगता है लो टेस्टोस्टेरोन से, जैसे कि लैक ऑफ एम्बिशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड हर समय चिड़चिड़ापन। तो ये आपकी डे टू डे की जो काम की वर्क लाइफ होती है उसको डिस्टर्ब करता है। उसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप ये नोटिस करोगे कि जो एक्सरसाइज पहले आप 1 किलोमीटर भाग लेते थे या 2 किलोमीटर भाग लेते थे, तो अब 50 मीटर या 100 मीटर में आपको थकान होने लगती है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है। जो आप जिम में हेवी वेट्स उठाते थे तो वो जो वेट उठाने की कैपेबिलिटी है वो ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, ड्रास्टिकली गिर रही है। आप सब कुछ सही कर रहे हो, खाना ठीक खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तब भी आपका मसल मास लॉस हो रहा है और आपकी बॉडी में फैट बढ़ रहा है। प्लस चेहरे पे हॉट फ्लशेस आना, ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं ये लो टेस्टोस्टेरोन लेवल के रहते हैं। एक बहुत ही कॉमन सवाल अक्सर लोग हमसे ओपीडी में पूछते हैं, रेगुलरली पूछते हैं, क्या वेरिकोसील को बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी प्रोसीजर के ठीक किया जा सकता है? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसा वीनस डिजीज है, वैस्कुलर डिजीज है, जिसमें जब तक हम उन खराब नसों को हटाएंगे नहीं तो बीमारी जड़ से खत्म नहीं होगी। बट सारे पेशेंट्स को एम्बुलाइजेशन के लिए या लाइगेशन के लिए जरूरत नहीं होती है। इनफैक्ट जो अर्ली ग्रेड वेरिकोसील्स होते हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक, जिनको सिम्टम्स नहीं है, जो इनफर्टाइल नहीं है और किसी भी तरीके किसी कोई सिम्टम से पीड़ित नहीं है, जो तो ऐसे मरीजों में हम बिना किसी ट्रीटमेंट के पेशेंट को छोड़ सकते हैं। पेशेंट को इंग्वाइनल सपोर्टर पहनने की जरूरत होती है, सपोर्टर अंडरवेयर को पहनने की जरूरत होती है।
और कुछ कुछ मेथड्स हैं जिसको हमें ध्यान में देना होता है कि जिससे कि बीमारी बढ़े नहीं। जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज तो करनी है हमें, बट रेगुलर हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, यानी कि जिम में हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। कॉन्स्टिपेशन से बचना है, हैवी कफ से बचना है, जिससे कि बीमारी आगे बढ़े नहीं। फिर जो ग्रेड 3 ग्रेड 4 वेरिकोसील्स हैं या जो सिम्टोमेटिक वेरिकोसील्स हैं, उसके अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो उसके अंदर बेसिकली दो तरीके के ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, एक सर्जिकल, दूसरा नॉन सर्जिकल। क्योंकि मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ, तो पहले हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग एम्बोलाइजेशन विधि से इस वेरिकोसील का जो गुच्छा होता है उसे नसों के अंदर से ही खत्म कर देते हैं। वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन जो विधि होती है, इसमें गर्दन की नस से या जांघ की नस से जाकर पतले पतले तारों के माध्यम से ये खराब नसों के गुच्छे के अंदर पहुंचा जाता है और फिर इन्हें मेडिकल पदार्थ के द्वारा यानी कॉइल्स प्लस सेट्रॉल या मेडिकल ग्लू के द्वारा बंद कर दिया जाता है। अच्छी बात यह होती है एम्बोलाइजेशन की कि इसमें किसी भी तरीके के इंडोर पेशेंट एडमिशन की जरूरत नहीं होती है। पेशेंट जनरली डे केयर में एडमिट होता है, सेम डे शाम में घर जाता है और नेक्स्ट डे से अपना नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी को रिज्यूम कर देता है। सर्जिकल लाइगेशन के अंदर एक छोटे से चीरे के द्वारा इन नसों के गुच्छे तक पहुंचा जाता है और फिर इनको बांधा जाता है। दोनों ही ट्रीटमेंट में, चाहे वो एम्बोलाइजेशन हो चाहे वो सर्जिकल लाइगेशन हो, जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं एंड करीब करीब 90 से 95% लोगों में बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है।